और ये नैरेटिव ऐसा जो पीडीए के इर्द गिर्द ही रहा है, रहेगा और आगे भी तैयार किया जाएगा, स्पष्ट हो गया। अब ऐसे में संविधान के विधान के नाम पर क्या है अखिलेश यादव का पीडीए प्लान। आज उनके भाषण में जो कुछ उन्होंने कहा वो भी हम आपको दिखाते हैं कि करके। देखिए, संसद में संविधान को पीडीए का रक्षक बताया अखिलेश यादव ने। कहा संविधान देश के 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा रक्षक है। इसके अलावा सत्ता पक्ष पर संविधान को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। आक्रामक अंदाज में कहा आज फिर से संविधान को बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। इतने आक्रामक तेवर अखिलेश यादव के दिखे। यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल भी उन्होंने उठाए। कहा यूपी में हालात ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं दिखे। कानून की समय समय पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि यूपी कस्टोडियल डेथ्स और महिला उत्पीड़न में सबसे आगे है। यूपी सरकार को जमकर घेरा अखिलेश यादव ने। अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी उठाया। कहा बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन, सीधे सीधे करार दिया अखिलेश यादव ने। इसके अलावा सत्ता पक्ष के खिलाफ पीडीए विरोधी होने का आरोप अखिलेश यादव ने मढ़ दिया। दरअसल अखिलेश यादव के भाषण ने क्या किया तो 2027 के लिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को एकजुट करने का वो प्लान दिखा दिया, स्पष्ट कर दिया, जिसके साथ अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर आरोपों की बौछार भी कर दी। इन आरोपों में किन मुद्दों को केंद्र बिंदु में लेकर आए अखिलेश यादव, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, पहला, संभल इंसाफ। सरकार पर सीधे तौर पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यकों पर झूठे मुकदमे का आरोप लगाया। सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यक विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। जब संभल की बात अखिलेश यादव ने की, यूपी उपचुनाव की बात भी उन्होंने की। मीरापुर, जैसा कि हमने आपको दिखाया बाकायदा उस वीडियो का जिक्र करते हुए, चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। मुस्लिम वर्ग को वोट नहीं डालने दिया गया, ये सदन के भीतर से भी अखिलेश यादव कहे, जो उस दिन सदन के बाहर भी कह रहे थे। और प्रशासन पर उन्होंने सीधा सीधा तानाशाही का आरोप लगाया। अब अगला मुद्दा आपको दिखाते हैं जिस पर अखिलेश यादव जमकर गरजे, लॉ एंड ऑर्डर। बेहद गंभीर आरोप यूपी में कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा बदहाल है कानून व्यवस्था। विपक्ष के खिलाफ कानून का सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है और सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश इसके माध्यम से, इसी पर जो मजबूती यूपी सरकार की समझी जाती है उसी पर कमजोर दिखाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। इसके अलावा एक और मुद्दा उन्होंने उठाया, वो था आरक्षण का। संविधान के बहाने आरक्षण को लेकर सवाल पूछे अखिलेश यादव ने। सत्ता पक्ष के खिलाफ आरक्षण विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश सदन के भीतर से वो करते दिखे और सरकार पर पीडीए के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया कि 90% पीडीए के साथ भेदभाव हो रहा है। वो पीडीए जिसे अखिलेश यादव 90% का खुद बताते हैं। और जाहिर है अखिलेश यादव के शब्दों और सदन के भीतर हमलों से साफ हो गया कि उपचुनाव के नतीजों ने उनके नैरेटिव पर कोई फर्क नहीं डाला है और इसी रास्ते अखिलेश 27 में सत्ता के शिखर तक पहुंचने की राह तलाशेंगे। संसद से सड़क तक विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर पीडीए परिवार के साथ अन्याय का आरोप लगाता रहा। एक तरफ अखिलेश जहां पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीडीए को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति और नियति पर सवाल खड़े कर रहा है, जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। संसद में प्रियंका गांधी ने भी यूपी में दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की बात कही। आगरा और उन्नाव की घटना का जिक्र किया। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला। उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई। उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। उसके खेत जलाए गए थे। उसके भाइयों को पीटा गया था। उसके पिता को बाहर से, घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। वहीं इससे एक दिन पहले यानी 12 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस का दौरा किया था, जहां वो हाथरस में गैंगरेप पीड़ित दलित बेटी के परिवार से मिले थे। राहुल गांधी ने बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें बताई उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसे व्यवहार किया जा रहा है। वो स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकते। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी पर रखा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया।
उन्होंने आगे लिखा, भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं। न तो सरकारी नौकरी दी गई है और न ही उन्हें किसी दूसरे जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा पूरा किया गया। पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही। दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस परिवार की हताशा और निराशा भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाते हैं। लेकिन हम इस परिवार को यूं ही इनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे। इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। कांग्रेस राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की जमीनी तैयारियों में जुट गई है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि हाल ही में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए राज्य और जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। माना जा रहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर लेना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिससे मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर मजबूती के साथ उनके साथ जुड़ा। यही वजह रही कि यूपी में इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ और बीजेपी को करारा डेंट लगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी संविधान पर चर्चा के दौरान ये मैसेज देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान के रक्षक है। हम समाजवादियों के रहते, इंडिया गठबंधन के लोग रहते, इस देश के बाबा साहब का जो संविधान है उसको न बदलने देंगे, न टूटने देंगे, न हटाने देंगे। एक बात साफ है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन यूपी में 2027 तक बना रहता है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का फायदा दोनों दलों को हुआ था। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही दल अपने अपने कोर वोटर्स को एकजुट करने के मिशन पर लगे हैं। समाजवादी पार्टी दरअसल जिस पीडीए के नाम पर यूपी को साधने की कोशिश कर रही है, वही कोशिश कांग्रेस भी डीएन, जो कल भी हमने आपको दिखाया था, यानी दलित और मुस्लिम वोट बैंक के माध्यम से कर रही है। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि यूपी में हवा का रुख अपनी तरफ मोड़े बगैर 27 में अखिलेश से सीटों की बार्गेनिंग आसान नहीं होगी और मन मुताबिक सीटें न मिलने का नुकसान गठबंधन पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर 29 में नजर आ सकता है। तो जाहिर है कांग्रेस की कोशिशें यूपी में बढ़ गई हैं और वो कोशिश किस प्रकार की नजर आ रही है। देखिए, 27 के लिए कांग्रेस का यूपी पर फोकस तेज हो चला है। सदन में आज संविधान पर चर्चा में प्रियंका गांधी ने यूपी के मुद्दों को ही जमकर हवा दी। इसके माध्यम से देखिए, कांग्रेस खोई जनाधार को मजबूत करने पर धीरे धीरे काम कर रही है और संभल हाथरस के बहाने दलित मुस्लिम वोट बैंक पर डीएम गठजोड़ जो है उस पर ध्यान केंद्रित है। जाहिर है दलित अल्पसंख्यक जुड़े तो 27 में दावेदारी और ज्यादा मजबूत होगी। अब यह दावेदारी मजबूत होना जरूरी क्यों है, यूपी क्यों अहम हो जाता है, इस लिहाज से 27 की जब बात करते हैं तो वो भी आपको हम समझाते हैं। देखिए, दिल्ली जीत के लिए यूपी में जीतना जरूरी है, यह कांग्रेस बखूबी जानती है। इंडिया गठबंधन में राहुल की स्वीकार्यता ये तभी बढ़ेगी जब इसका सीधा कनेक्शन नजर आएगा उत्तर प्रदेश में जो कोशिश कांग्रेस कर रही है अखिलेश के साथ साधने की। उत्तर प्रदेश को देश में दलित अल्पसंख्यक हितैषी की छवि इसके माध्यम से बन पाएगी अगर डीएम चल गया, ये प्रयोग चल गया तो। और बाकी राज्यों के चुनाव में भी इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा और ऐसे में अगर यह फायदा मिलता है तो इसका मतलब होगा कि राहुल और प्रियंका की छवि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। विपक्ष के तौर पर आज सदन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों के मुद्दे संविधान, यूपी और अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द दिखे, लेकिन कांग्रेस को इसमें जितनी कामयाबी मिलेगी समाजवादी पार्टी को उतना नुकसान होगा, यह समाजवादी पार्टी भी जानती है। और यही कारण है कि संभल पर पिछले दिनों रामगोपाल यादव ने कहने से गुरेज नहीं किया कि सदन में संभल पर बोलते नहीं और संभल जाने की बात करते हैं कांग्रेसी। और अब संविधान के नाम पर पीडीए का बंटवारा इस एकजुटता पर क्या असर डालेगा। 29 के लिहाज से 27 का ये वो ब्रेकर होगा जिसको सबसे पहले साधना होगा।
फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।